नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं मिशन 24। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात सामने आ रही है टारगेट 29। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 60% वोट शेयरिंग का लक्ष्य बनाया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्वसहायता समूहों को अपना वोट बैंक बनाया है और उन्हें अपना वोट बैंक बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि स्वसहायता समूहों को अगर स्थायी वोट बैंक बना लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बन जाएगी, यानी एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के लिए पूरी तरह आश्वस्त है और इसको देखते हुए पार्टी इस बार 400 पार का लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग और हर वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों के अलावा स्वसहायता समूहों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हें वोट बैंक में तब्दील कर रही है। इसके अलावा वह व्यक्तिगत संपर्क को और तेज करके लोकसभा चुनाव में 60% वोट बैंक हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली स्थित पार्टी के कार्यालय में आयोजित क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में पार्टी ने और पार्टी के नेताओं ने देश भर के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में इसका खाका तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तो यह तैयारी है कि क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हो रही है और दूसरी तरफ पूरा रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस क्या तैयारी करके चल रही? क्योंकि यदि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस का यदि टारगेट बनाया है तो एक सशक्त विपक्ष की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। सशक्त विपक्ष के रूप में कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कम सीटें लेकर आए तो वो विपक्ष में बैठेगी या कांग्रेस कम सीटें लेकर आएगी तो वो विपक्ष में बैठेगी। गठबंधन के साथ क्या स्थिति बनने वाली है, तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं, आपका मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं आपका सबसे पहले आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक जो हैं विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण सक्सेना जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी महिला विंग की उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर कौर जी। डॉक्टर परमिंदर कौर जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले विलक्षण जी आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है लोकसभा चुनाव की, हम बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस का टारगेट लेके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि ठीक है, जीत पर जीत, जीत पर जीत और जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही है और जीत के हैट्रिक के साथ साथ में, क्योंकि ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में होती है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को देखते हुए आपको लगता है कि चुनाव किस मोड में जाने वाला है? सिचुएशन में अगर कोई प्रेडिक्शन करना चाहेगा तो ये सबसे रिलैक्स्ड और इजी फेज होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो हमेशा ही कहा जाता है कि जो पांचों राज्य के विधानसभा चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल के रूप में रहते हैं और बीजेपी ने इस चुनाव के तैयारी में, चुनाव के बाद भी उन्होंने कर लिया है एक बेसिक एनालिसिस और एक बेसिक कोड क्रैक कर लिया है कि कैसे जन को साथ में जोड़ें। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मुद्दों पे राजनीति होना जरूरी थी। इस चुनाव का आधार भी वही था और इवन 2024 में भी कोई भी चुनाव को अगर हम ले देश भर में भी तो उसमें सभी आधार होते हैं कि हम क्या मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम इस बात को कंसिडर करें कि बीजेपी को इससे गेन क्या है, इसी संगठन के साथ उन्होंने जो एक नब्ज पकड़ ली है और अब जो सिक्वेंशियली चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी, जैसे आप देख रहे हैं राम मंदिर की जो एक तैयारियां है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, दो क्रिटिसिज्म हर जगह से आ रहा है लेकिन बीजेपी को उससे कुछ खास नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है। और यहीं तक कि मुद्दे जो प्रोमिनेंट ज्वलंत थे विधानसभा चुनाव में वही रेलेवेंट लोकसभा में भी पड़ते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें तो बीजेपी ने वोट शेयर गेन ही किया है इन स्पाइट ऑफ बीइंग लैक ऑन द फ्रंट। सामने विपक्ष का कहना क्या था कि हमारे सामने कांग्रेस है जिनके आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि हमारे एक ऐसे सीएम को हटाने की जरूरत है जो 18 साल से काबिज है। दूसरा, उनके राज्य, उनके कार्यकाल में उन्होंने कई करप्शंस किए, ये ऐसा उनका एलिगेशंस थे। उसके बाद एक तरीके से कांग्रेस की जो सरकार हटी थी
की और फिर बीजेपी की आई थी, ये कांग्रेस के लिए एक मुद्दा था। लेकिन जनता ने इन सेंटिमेंट्स के साथ कोई भी ज्यादा रिलेशन अपने आप को नहीं रखा। उसका सबसे बड़ा पहला कारण है कि बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली शिवराज सिंह चौहान के किए हुए कामों पे लड़ाई करी, ना कि शिवराज सिंह चौहान जी के फेस पे, और काम को फोकस रखते हुए उन्होंने मोदी की गारंटी सबके सामने रखा, तो ये एक उनको बेनिफिट मिला एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर हम ध्यान से एनालिसिस लें तो कांग्रेस को अगर आगे विक्ट्री सिक्योर करनी है या उन्हें कॉन्फिडेंस वोटर्स के अंदर अगर बढ़ाना है, स्पेशली ये बात भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं कि कुछ कंट्रोवर्शियल सीट्स में विधानसभा में और लोकसभा में भी वोट शेयर हल्का हल्का कांग्रेस का बड़ा है। जो नए लोग निर्दलीय से छूटकर कांग्रेस में बीजेपी में आए हैं, उनके एरियाज में वोट शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तात्पर्य अपन देखें कि टोटल कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो रहेगा वोट शेयर को बढ़ाने का, कि उसका परसेंटेज बढ़ाया जाए। एग्जैक्टली, और उसके लिए सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा कि अगर कांग्रेस कर पाए तो एग्जिस्टिंग मुद्दों पे अगर वो जनता में कोई कॉन्फिडेंस ला पाई तो कांग्रेस के लिए थोड़ी आसान हो सकती है। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। जी विलक्षण जी, वापस आता हूं। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शिवम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और अमित शर्मा जी, सीधे आप ही के पास आऊंगा मैं कि बात जो आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस का टारगेट रखा है और मध्य प्रदेश में टारगेट 29 लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश में एक मात्र सीट है जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, वो कांग्रेस के पास है इस समय। बाकी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद काबिज हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सांसदों को भी उतारने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस के पास कौन से उम्मीदवार हैं और क्या, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लेके चले टारगेट 29, तो इस बार कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट बचा पाएगी? देखिए सूरज जी, इस बात का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के कुछ पन्नों पर ले जाऊं। जी, हम 2008 की बात करें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में मध्य प्रदेश में मैंडेट हासिल किया था और अच्छे मतों से सरकार बनाई थी। जी, और जब हम पड़ाव चढ़ता गया और 2009 का जब लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, और आप देखिए कि लोग कहते थे कि कांग्रेस किसको लड़ाएगी, कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं, कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का सेमीफाइनल जीत चुके हैं। तो जो जिन मुद्दों को आधारित बनाकर जिन बातों को कहते थे कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, 2009 में सुरेश पचौरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 12 सीटें कांग्रेस पार्टी की लोकसभा ने जीती थी। आज वही स्थिति है कि आज हम देखें कि चूंकि राज्यों के मुद्दे एक अलग हो चुके हैं और केंद्र के मुद्दे अलग हैं, और केंद्र के मुद्दों में हम हमारी आज की जो परिस्थिति है खासकर मोदी सरकार से, क्योंकि भाजपा सरकार नहीं बची, खासकर जो मोदी सरकार है, हमें एक धार्मिक मुद्दों पर जो लोगों को बरगलाने और बहकाने और भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित तौर पे मेरे जो राजनीतिक विश्लेषक नौजवान साथी हैं वो ठीक कह रहे हैं। हम जनता में उन महंगाई के मुद्दे को कि सब पहले की दाल के भाव क्या थे, दूध के भाव क्या थे, रोजगार की दर क्या थी, बेरोजगारी की दर क्या है, महिलाओं के अत्याचार की बात क्या थी, आदिवासियों के अधिकार की बात क्या थी, इन सारे मुद्दों को लेकर हमारा एक रोड मैप तैयार हो रहा है। निश्चित तौर पे हम एक मैनिफेस्टो बना रहे हैं, हम एक पर्चा भी बना रहे हैं जो विधानसभा के बूथ स्तर तक जाएगा, और बूथ स्तर पर हम लोगों को ये बात बताने में शायद मैं समझता हूं कि सफल होंगे कि अगर आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में कि आपके मुद्दों की बात मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने ये करी थी और आज ये परिस्थितियां हैं। और वो आंकड़े जो कांग्रेस नहीं देने वाली अपने घर सर, वो आंकड़े जो केंद्र सरकार की आंकड़े हैं, जो एनसीआरबी की रिपोर्टें हैं, सीएजी की रिपोर्टें हैं, इन मुद्दों पर। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सूरज जी कहूंगा, हताशा जरूर है लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हताशा में जरूर हो सकता है कि हार की हताशा हो सकती है, लेकिन निराश नहीं है और अभी भी पूरी आशा पूरे विश्वास के साथ में चुनाव मैदान में कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस के साथ जितने दल हैं, गठबंधन है, वो लोकसभा चुनाव में रहेंगे। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी जुड़ चुके हैं। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। वापस आऊँगा आपके पास में, लेकिन अभी मैं आना चाहूँगा शिवम शुक्ला जी आपके पास में। शिवम जी, बात हो रही लोकसभा चुनाव की, बात हो रही है टारगेट 29 की, बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है। क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई है, कुछ नए चेहरों को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी जानी है। सबसे बड़ी बात, वो सीटें जहां आपने अपने वर्तमान सांसद को उतारा और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है, वहां जो प्रत्याशी को लेकर के बात होनी है, हालांकि ठीक है ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन तब भी कि वो सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए या दूसरे दलों के लिए
एक सॉफ्ट टारगेट हो सकती हैं कि वहां पर यदि दूसरे दल अपने ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते से जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा के चुनावों में जिन बूथों पर विधानसभा के चुनावों में जीत नहीं पाई थी, वहां पर विजय का एक संकनाद लेकर के उतर रही है और स्वाभाविक तौर पर हमारा नेतृत्व, हमारा कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव होने के अगले ही दिन से उस कार्य योजना को मूर्त रूप देने में पूरी तरीके से जुट चुका है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज हमें सामने देखने को मिल रहा है वह यह है कि मध्य प्रदेश आज विपक्ष विहीन हो चुका है। कमलनाथ जी जैसा अनुभवी नेता, दिग्विजय सिंह जैसा एक मास्टरमाइंड, इस प्रकार के पूरी एक जो नेतृत्व था उसने जब कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थिति को नहीं बदलाव कर पाए तो स्वाभाविक तौर पर जो जीतू पटवारी कभी बोला करते थे कि पार्टी का खेल लेने, वह कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ भला नहीं कर सकते। ये अपने आप में एकदम स्पष्ट है कि पूरी तरीके से आज जो राजनीति है मध्य प्रदेश में वह प्रधानमंत्री मोदी जी की विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश की जनता का पुरजोर प्रयास है कि किसी भी तरीके से एक और बार प्रधानमंत्री जी का जो पूरा मध्य प्रदेश। शिवम शुक्ला जी यहाँ रोकना चाहूंगा। एक बात आपने कही राष्ट्रवाद की, क्योंकि अभी कुछ दिन से चर्चा में एक और बात आ रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं क्या? देखिए, राष्ट्रवाद को समझने के अपने पैरामीटर हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको दूसरे रूप में देखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि यह देश सन 47 में नहीं बना। इस देश का एक पूरा वैभव काल का इतिहास रहा है जिसमें हमने सभ्यता के रूप में, संस्कृति के रूप में उन तमाम चीजों को अर्जित किया है और उसके पश्चात हमने उस प्रकार से उसको संरक्षित करने के लिए सरकार का जो उत्तरदायित्व है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए ठीक है। तौर पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वह भारतीय जनता पार्टी को जो तरीके से स्थापित कर रही है, आज ईश्वर की कृपा है इस देश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रभु श्री राम के। जी आ रहा हूँ आपके पास समीर जी, आ रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं महाकाल का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, यह तमाम चीजें उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भाग है। चलिए ठीक है, धार्मिक स्थलों का जो उन्नयन हो रहा है, धार्मिक स्थलों का जो विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जैसा आपने परिभाषित किया अपने शब्दों में। ठीक है शिवम जी, वापस आता हूँ। की राजनीति कर रही थी, आज भी उसी उलझावों में फंसी हुई है। ठीक है शिवम जी आ रहा हूँ। आपने अपने शब्दों में जो चीज परिभाषित की है, जैसे आपने एक बाउंडेड किया है कि हाँ, जो धार्मिक स्थलों का, तीर्थ स्थलों का उन्नयन हो रहा है, उनका वहां विकास कार्य हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। उसको उस पर लेकर मैं वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन अभी मैं डॉक्टर परविंदर कौर जी आपके पास आना चाहूंगा कि बात हम लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के सबसे पहली बात की आम आदमी पार्टी खुद को कहां पाती है और क्या मध्य प्रदेश में अब अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाएगी पार्टी? सूरज जी, अभी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी, और जो भी नेशनल लेवल पे बातें होंगी और सीट के बारे, बंटवारे के बारे डिसीजंस लिए जाएंगे तो वो सब केंद्रीय लेवल पे है। हाँ, ये बात सही है कि जब हमने पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा और अपनी हम उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए इस इलेक्शंस में, पर राजनीति में कभी किसी को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। हाँ। कब और कैसे बाउंस बैक करती है पार्टी से सभी को पता है। तो आने वाले समय में जो भी हमारे होंगे, हमारी अलायंस के हिसाब से जो भी सीटों का बंटवारा होगा। चलिए, जो गठबंधन की नीति होगी उस रीति नीति के तहत आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन करेगी। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर यश भारती जी के पास आऊंगा। सूरज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी का जवाब दे रहा था जी कि वो अभी कुछ बता रहे थे कि कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई इस चुनाव में और दिग्विजय सिंह जी की साथ समाप्त हो गई और अब जीतू पटवारी क्या करेंगे। हाँ। अगर ये सच है हाँ। तो क्या मान ले पश्चिम बंगाल में जो नंगे पैर गए थे, दौड़ के वापस आए, कैलाश विजयवर्गीय जी की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है? तो क्या येदियुरप्पा की क्रेडिबिलिटी कर्नाटक में समाप्त हो गई है? तो क्या अब उनके बेटे को प्रदेश का अध्यक्ष कर्नाटक का बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी साख नहीं बची? क्या हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी और नड्डा स्वयं जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है? और क्या हम मान लें कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता समाप्त हो गए? क्या हम मान लें कि और राज्यों में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता समाप्त हो गए जहां स्वयं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बैठे? ये भटकाने की राजनीति ना करे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अब चैनलों पे सांस्कृतिक और सनातन और धार्मिक मुद्दों को भड़काकर
अपने मूल मुद्दे हैं जिनको देश का नौजवान, जो भारत एक नौजवान भारत है, वो रोजगार की तरफ देख रहा है। जो भारत आज महंगाई, बढ़ती महंगाई की तरफ देख रहा है। हम अपनी इकोनॉमी पर बात करें, हम अपनी करेंसी जो लगातार बात करें, हम चाइना बॉर्डर की बात करें, देश को विकसित भारत की बात करें, ना कि हम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो राम मंदिर बनने जा रहा है, राम, ठीक है अमित जी, आपकी बात का जवाब ले लूं, आपकी बात का जवाब ले लूं। शिवम शुक्ला जी, जो बात आपने कहा कि एक व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी की बात कही, मध्य प्रदेश में आपने बात कही कमलनाथ के संदर्भ में, तो अमित शर्मा जी ने बहुत सारे नाम गिना दिए हैं, इस पर आपका जवाब क्या है? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, ये जितने भी नेताओं का इन्होंने नाम लिया है, इनका अपना एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, जनता के बीच में स्वीकार्यता रही है, उन्होंने पूरी तरीके से सफलता अर्जित करके दिखाई है। तो इनकी विश्वसनीयता तो देखी, परखी और सोची समझी गई भारतीय जनता पार्टी की उन पर विश्वास है। हमने नकारा और निकम्मे नेतृत्व की वजह से उनको हटाने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ पर नए नेतृत्व को अवसर देने के लिए, पर्याप्त संख्या में उनको आगे आने का अवसर देने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया और समय समय पर हमारे यहाँ यही तो कांग्रेस ने किया है, यही तो कांग्रेस ने किया। जीतू पटवारी को मौका दिया है, पार्टी को देना चाहिए। आपने नेतृत्व बदला तो कांग्रेस ने भी तो नेतृत्व बदला ना मध्य प्रदेश में। अरे सूरज जी, शिवराज सिंह चौहान जी का बयान मेरे ख्याल से मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने नहीं सुना। वो कह रहे थे कि जब मैं सत्ता में था, पावर में था, तो लगा मेरे चरणों को लोग कहते थे कि कमल में चरण है, और आज जब हट गया तो गधे के सर से सींग गायब हो गए। इस तरीके से मेरे फोटो गायब कर दिए। तो ये वक्तव्य जो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी का है, जरा शिवम जी बता दें कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जो लगातार बयान दे रहे हैं, उन बयानों से आप सहमत हैं कि वाकई में गधे के सर से सींग गायब हुए? अमित जी, यह तो एक राजनीतिक सच्चाई है। हर किसी को मालूम है कि पद की अपनी एक अहमियत होती है, उसके साथ लोगों का। तो आप स्वीकार कर रहे हैं सच्चाई को? सबसे महत्वपूर्ण शिवराज जी ने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा तो मध्य प्रदेश को छोड़ करके विदेश के दौरे पर चला जाऊंगा। मुख्यमंत्री है नहीं है, नहीं, उन्होंने कहा शिवम जी कि मरते मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। जिस भी ग्रुप में हो, जिस अरे कांग्रेस के बयान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कर रहा शिवम जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मरते मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। देश की राजनीति को छोड़कर हो गया, तो इस प्रकार की अरे दक्षिण भेज रहा है आप, नड्डा जी कह रहे हैं दक्षिण चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनमानस से ही निकल करके आया है, किसी का कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। चलिए ठीक है शिवम शुक्ला जी वापस आऊंगा आपके पास में। शिवम शुक्ला जी और मेहमान हमारे साथ वापस आऊंगा आपके पास में। शिवम शुक्ला जी वापस आऊंगा आपके टर्न पर। अभी और मेहमान हमारे साथ, यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपके पास आना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम चर्चा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में टारगेट 29 को लेकर बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है मध्य प्रदेश का टारगेट 29 और केंद्र में 400 प्लस सीटें उनको लेकर आना, 400 प्लस का उनका टारगेट है। लेकिन ऐसी तमाम परिस्थितियों में बात हो रही है, यहाँ राम मंदिर की बात आ रही है, यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की बात आ रही है, यहाँ क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है। यदि गठबंधन में, जैसे कि अभी हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने कहा है कि डॉक्टर परविंदर कौर जी ने कहा है कि जो गठबंधन की निर्णय होंगे, जो गठबंधन की रीति नीति, उसको हम पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के परिदृश्य में क्या सोच रखती है और लोकसभा चुनाव में केंद्र से यदि उनका मुकाबला क्या पूरे गठबंधन का नरेंद्र मोदी से या गठबंधन का गठबंधन से है? देखिए, सीधी सी बात है, गठबंधन का मुकाबला गठबंधन से है और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, वैसे ही एनडीए गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर नरेंद्र मोदी जी चेहरा थे और भारतीय जनता पार्टी ही अकेले चुनाव लड़ सकती थी तो एनडीए की आवश्यकता नहीं पड़ती, और एनडीए में उन लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, जिनका कोई सांसद नहीं है, या जो हमारे शहीदों का अपमान करने तक का काम करते हैं। ऐसे दलों को जोड़ने की कम से कम ऐसी स्थिति में नहीं पड़ती जब पूर्ण बहुमत की सरकार है, जहां ये भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन सेट करके बैठी हुई है लोगों के दिमाग में, या करने की कोशिश करती है अपनी आईटी सेल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनसे बड़ा नेतृत्व कोई नहीं हो सकता। यानी बाकी जो हमारे यहाँ लगभग 1.5 करोड़ आबादी है वो सारे नाकारा निकम्मे हैं, चाहे उसमें शिवम जी क्यों ना हो। सिर्फ एक ही व्यक्ति हमारे यहाँ योग्यवान है
जो निर्णय ले सकता है, जो देश चला सकता है, वो केवल नरेंद्र मोदी जी है। बाकी चाहे कोई आईएएस की परीक्षा पास कर ले या किसी तरीके का कोई और उच्च विचार रखता हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देश चलाने में कोई सक्षम है तो केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती थी, हमारे शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में परोसने का काम करती है। हम ये कहते हैं हमारा देश जो विविधता का देश है, तमाम जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबका अपना सम्मान है और यहाँ योग्यता तो भरमार है। बस योग्यता को अवसर देने की जरूरत है, रोजगार देने की जरूरत है। जो योग्यता सड़क पे घूम रही है, लेकिन यहाँ शिक्षा माफिया सक्रिय है, यहाँ स्वास्थ्य माफिया सक्रिय है, यहाँ सरकार में सरकारी माफिया सक्रिय है। अभी मोहन यादव जी के यहाँ से एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो सूची दे रहा था कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। अगर वो सूची नहीं दे रहा होता तो उसकी दलाली चल रही थी। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री थी, तब भी उनके यहाँ से लोग पकड़े गए। गौरी शंकर बिसेन जी थे तो उनके यहाँ से एक इंजीनियर 50 लाख रुपए के सूटकेस लेकर के आ गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार देखने को मिला है। व्यापम घोटाले में आज तक किसी को सजा दिला नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उन्हीं के शासन में बना और उन्हीं के शासन में लगातार अभी भी चल रहा है। जिस तरीके से 3-3 बार प्रवेश परीक्षा देने वाली संस्थान का नाम बदला गया, और तो नाम बदलने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश में अवसर तो आपको ही मिला था। उत्तर प्रदेश में नहीं अवसर मिला तो हम दे रहे हैं ना। तकनीक के माध्यम से लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, लाखों लैपटॉप देकर के हमने तकनीक से जोड़ने का काम किया। 5 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके पर्यावरण से लोगों को जोड़ने का काम किया। बेहतर एक्सप्रेसवे, हम 5 साल का हमें शासन का मौका मिला, हमने जो एक्सप्रेसवे बना के दिया, तुलना कर दीजिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां 15 साल लगातार शासन करने का मिला है। कोई एक एक्सप्रेसवे हमारे एक्सप्रेसवे से तुलना करके बता दीजिए। लैपटॉप की योजना बता दीजिए। पर्यावरण को लेकर के पौधे लगाने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। हर योजना इनकी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती है बिल्कुल सत्य है, ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। शासन से जनता से इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। एन केन प्रकरण कैसे चुनाव जीतना है, और इन्होंने तो लोकतंत्र को नई परिभाषा दे दी है, ऑपरेशन लोटस। जब लोगों के जनादेश को लूटना हो तो उसका नाम रख दिया ऑपरेशन लोटस, और उस लुटेरे का नाम जो इस तरीके के जो मास्टरमाइंड रहता उनको नाम दे दिया चाणक्य। तो ये नई परिभाषा बच्चों को पढ़ाने के लिए चाणक्य उपाधि किसको दी गई है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। मैं तो बता रहा हूं जो ये कहते हैं ऑपरेशन लोटस इनका है, चाणक्य इनका है, हमारा तो नहीं। हम तो जो चाणक्य को जानते हैं वो तो अलग चाणक्य है। हम चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने राजा बनाया था। हम तो भारतीय जनता पार्टी को देखते हो किस तरीके से जनादेश लूटती है, चाहे वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो या जो अन्य प्रदेश हो। कैसे चुने हुए सरकार के सत्ताधारी विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को कैसे दल बदल कराना है। आखिर बताए ना, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले लोग बार बार इलेक्शन क्यों कराते हैं, उपचुनाव क्यों कराते हैं, क्यों परिस्थिति निर्माण होती है। तो ये दोगलापन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करना और उपचुनाव से जनता के ऊपर भारी कमाई के ऊपर जो बोझ डालने वाला काम होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। ठीक है, वापस आता हूं। बेहतर शिक्षा कब मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य कब होगा, बेहतर रोजगार कब मिलेगा, बेहतर सुरक्षित माहौल कब मिलेगा, इस पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आपके सवाल लेकर के शुक्ला जी के पास जरूर जाऊंगा, और अभी विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई कि ये जो अभी जो सवाल उठाए हैं यश भारती जी ने कि ये चीजें कब मिलेंगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में होती है, एक चुनाव के तुरंत बाद दूसरे चुनाव में लग जाती है, और उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए परिलक्षित भी कहीं ना कहीं होते हैं। क्या वास्तव में यही चुनावी रणनीति होना चाहिए? स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किस तरह का माहौल होना चाहिए? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र की तो सबसे पहला आधार होता है ये कि आप क्रिटिसिज्म ले सको और क्रिटिसिज्म सेल्फ कर भी सको। इस मामले में मैं शिवराज सिंह चौहान जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट रहते हुए पार्टी में दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी खुद सरकार से लड़ूंगा अगर चीजें पूरी नहीं हुई तो। सी एट द एंड ऑफ द डे मुद्दे हर जगह, बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म होता है कि एक मुद्दा हो आपके पास। प्रॉब्लम यहाँ पर इस डेमोक्रेसी में हो गई है। क्षमा चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान के जो पुत्र हैं उन्होंने कहा कि सरकार से लड़ूंगा यदि चीजें सही नहीं हुई और सही नहीं मिली तो। शिवराज सिंह चौहान 18 साल जब मुख्यमंत्री थे तब उनको ऐसा कोई बयान नहीं आया था, तो क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा है? देखिए, स्वस्थ अगर ऐसे देख सकते हैं तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर किसानों के कर्ज माफी पूरी नहीं हुई वो तो सदन में उन्होंने बिल फाड़ दिया था। जी, उन्होंने उसी टाइम कर दिया था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मुद्दे होने के बावजूद विपक्ष के लिए दिक्कत यह है कि मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें कौन कह रहा है उससे उसकी इररिलेवेंसी डिसाइड हो रही है। यही मुद्दा अगर राहुल गांधी जी कहते तो पब्लिक के उसमें सेंटिमेंट नहीं होता। लेकिन एट द अदर पॉइंट ऑफ हैंड जब पक्ष में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पर्टिकुलर चीज को मुद्दा बनाती है तो इस बात की इररिलेवेंसी हो जाती है कि उसे कौन उठा रहा है, लेकिन वो मुद्दा है।
हाँ। तो ये नेक्सस ही नहीं टूटता। जब तक नेक्सस ही नहीं टूटता तो लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं आता। हाँ। और यहाँ पर लोगों के मुद्दे उठाने के बावजूद, हाँ। इतनी बड़ी कृत्रिम वेव आने के बावजूद, और लोकसभा में भी अगर आप देखें अभी पूरी समतल चीजें चल रही हैं और तर्कश में से तीर अभी भी निकले नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। संवैधानिक मुद्दों को रखते हुए आगे बढ़ाना और उसके बाद वन इलेक्शन होना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जो एक स्टेट की लड़ाई चल रही है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कह दिया कि आप राज्य का दर्जा जो है जम्मू एंड कश्मीर को वापस दें। ये सब होने के बावजूद भी, और जहां तक चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के जो लॉज अभी आए हैं जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम हटा के केंद्रीय मंत्री का डाल, तो ये है, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन इनको क्योंकि विपक्ष कह रहा है लोग उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे। हाँ। यही मान लीजिए अगर क्या कहते हैं कोई भाजपा का बड़ा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह देते तो वही मुद्दा बन जाता। जी डॉक्टर परविंदर कौर जी, आप कुछ कहें। जी विलक्षण जी से कहना चाहूंगी जी कि क्या कारण है कि जो भाजपा मुद्दे उठाती है वो मुद्दे बन जाते हैं और विपक्ष के मुद्दे नहीं बनते। देखिए, इस बात से बिल्कुल आप बिल्कुल याद है कि हाँ। सारा याद है मीडिया सब कुछ भाजपा के पास है आज की डेट में। हाँ। तो जो भी मुद्दे ज्वलंत होते हैं, आप देखिए आज सारे मीडिया चैनल क्या चला रहे हैं। तो जब मुद्दे वाकई जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, क्या मीडिया भी उनको उठा रहा है? नहीं, इसमें मैं कौर मैडम, मैं आपसे एक थोड़ा सा लेवरेज चाहूंगा, इसीलिए क्योंकि अगर आप ऐसे ही कह रहे हैं कि मीडिया तो सब जगह सर्कुलेट होता है, फिर 18 में तीनों स्टेट कैसे जीत गए? अगर ऐसा ही होता है तो फिर तेलंगाना में क्यों जीत गई? पॉइंट मैं आपको बताऊं, मीडिया की रेलेवेंसी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि क्या सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि सर्कुलेट तो अगर आप कह रही हैं कि कहीं मीडिया में अगर ये चीज का था तो फिर आपको 18 में नहीं जीतना चाहिए। जी अमित जी आ रहा हूं। अगर यही सेम चीज जो इल्जाम ईवीएम पे लगता है वो इल्जाम मीडिया पे लगता है कि ये तो सेट है, ये तो सेट है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो नहीं होता। यहाँ पर कंसिडरेशन मैं आपको बताता हूँ, जो बेसिक यहाँ पे हो रहा है वो ये है साइलेंट मोड, लेटर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कि आदमी कुछ नहीं करेगा तो आखिर में किसके पास जाएगा? आखिर में जाएगा एक ब्रांड मोदी के पास। और जब वो ब्रांड मोदी अकेले क्रिएट कर सकता है विधानसभाओं में विक्ट्री, तो फिर वो लोकसभा के लिए करता है। इसको तोड़ा जा सकता है, प्रोबेबली तोड़ा जा सकता है, इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली किया जा सकता है। विलक्षण जी, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इस शब्द पर। जी सूरज जी, मैं इस मामले में मेरे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं थोड़ा सा मैं इन कुछ मुद्दों पर असहमत हूँ। हालांकि उन्होंने लास्ट में अपने वक्तव्य में कहा, लेकिन मैं इसको अपने स्वयं के विवेक से थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ कि एक तरफ अगर देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाता है, जब मणिपुर इसी देश का हिस्सा है और जल रहा है, लेकिन मीडिया में, माफ करिएगा, किसी तरह का कोई एक ऐसा किसी भी पत्रकार के द्वारा एक आलोचना नहीं आई कि पहली बार मणिपुर या देश का कोई प्रदेश जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर खाना बनाने में राहुल गांधी कहीं लग जाते हैं तो उस पर एक चर्चा बन जाती है कि राहुल गांधी खाना बना रहे हैं। अरे राहुल गांधी खाना बना रहे हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। अमित जी, मेरा एक सवाल है, क्या आप चाहते कि मीडिया विपक्ष की भूमिका निभाए? देखिए, मीडिया तो हमेशा विपक्ष में होता है सूरज जी। मीडिया तो उस विपक्ष की भूमिका में रहता है जहां पर सच का सामना अगर कोई किसी बात से कोई करता है तो उसका दम रखने वाला मीडिया होता है। आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या सपा पार्टी या देश में अन्य दल या कोई प्रशासनिक शक्ति कोई भी अगर किसी पर बात करती है तो वो क्या कह रही है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि मीडिया, चूंकि आज के 150 करोड़ लोगों में मीडिया का क्या सेट है, मामला मीडिया किसे दिखा रहा है, प्रश्न और चुनौतियां भी उससे पैदा होती है। अमित जी, आपकी बात के जवाब में मैं ये कहूंगा, हालांकि मैं यहाँ पार्टी नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने बात ऐसी कही तो इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यदि आज कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, विपक्षी जो भी पार्टियां हों, यदि उनकी बातें जनता तक पहुंच पा रही हैं, यदि आप भी आज यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि इसलिए कि मीडिया निष्पक्षता का भूमिका का निर्वहन कर रही है, ये मेरा भाव है। जी इसमें मैं इंटरप्ट करूंगा। जी एस जी को देखिए, निजी आपके ऊपर बात नहीं हो रही, आप तो मौका दे रहे हैं, तब तो हम बात कह पा रहे हैं। परमिंदर जी की बात को जहां तक मैं समझ पाया, बात यही है कि जो बात हम लोग कहते हैं वो आखिर पहुंचती क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की बातें कैसे पहुंच जाती हैं? वो जिसको नाम दे दिया गोदी मीडिया, ये कोई हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, ये जनता का दिया हुआ नाम है। जिस तरीके से एक पनौती नाम दिया गया था, जनता ने दिया था, किसको दिया था मुझे नहीं मालूम। तो वैसे ही गोदी मीडिया भी उन लोगों को दिया गया है जो एक गोद में जाके बैठ गए हैं। अगर वो प्रमाण भी आए, अगर वो विपक्ष है और उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। सुधीर जी एक पत्रकार हैं, किस चैनल में मुझे नहीं पता, लेकिन वो पकड़ाए भी है मध्य प्रदेश और देश के कानून ने उन्हें जेल भी भेजा। विलक्षण जी, आप ही के पास आए। अमित जी, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं,
इस बात को तो अपन आप तो इत्तेफाक सूरज रखेंगे की ना। तरह महक रहे हैं और दहक रहे हैं, लेकिन मैं तो हर उस व्यक्ति की बात कर रहा ठीक हूँ है। जो आपकी तरह सूरज और चहक रहे हैं, जी। सिर्फ महक नहीं रहे। चलिए विलक्षण जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं शुक्ला जी के पास आना चाहूंगा। जी विलक्षण लास्ट जी। मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा, मेरे जी। को पैनलिस्ट जो अमित जी हैं इनमें जी। बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया करेक्ट चीज, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अपनी स्पीच दी थी और राफेल का मुद्दा उठाया था, क्या हर न्यूज चैनल, और न्यूज चैनल्स की बात नहीं है, क्या पब्लिक में ये मैसेज राइटली पॉइंट आउट नहीं हो गया था कि वो अब एक राष्ट्रीय नेता, एक ऐसी पार्टी को लीड करने के लिए प्रॉपर वक्ता के रूप में आए? उनकी मोहब्बत की दुकान को जो एक प्रॉपर कह दिया गया मोहब्बत की दुकान, लेकिन एक अच्छी राजनीति को क्या ब्रांड नहीं बनाया गया? हाँ। क्या राहुल गांधी जी ने जब जो निर्भया रेप विक्टिम थी उनके भाई के पूरी एजुकेशन के लिए फंड दिया, तो क्या सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस पे भी इल्जाम लगते हैं, हाँ। क्या ये नहीं चीज, क्या यहाँ पर बेसिक हो क्या रहा है कि चेरी पिकिंग हो गई है? हाँ। अब प्रॉब्लम है संगठन में। जी। मैं आपको एक चीज फैक्ट बता दूं, हाँ। कांग्रेस की अगर इस चुनाव से ले ले, क्योंकि हम सब लोकली मुद्दों पे अभी डिस्कस कर जी, रहे हैं, जी। कांग्रेस की इस चुनाव में फेवरेबल थी, लेकिन सेंटिमेंट क्या था कि जनता कांग्रेस के फेवर में है, लेकिन चेहरा नहीं है तो बीजेपी को देना पड़ रहा है। ठीक है, चीजें वो यहाँ थी, बिल्कुल, संगठन की बिल्कुल। एब्सेंस है। ठीक है, बिल्कुल। ब्रांड आप हमेशा क्रिएट कर सकते हो और हो भी जाता है। बिल्कुल, आता हूं आपके पास में। शिवम शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद, इन सब के अलावा यश भारती ने जो सवाल उठाए हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी सड़कें, अच्छी योजनाएं और अच्छी शिक्षा, ये भारतीय जनता पार्टी और चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार कब दे पाएगी, सवाल खड़े किए हैं यश भारती जी ने। देखिए यश जी जो टोटी चोर की पार्टी से आते हैं वह लोग इस सवाल को उठाने आपने के लिए रक्षा सौदे में रक्षा दलाली करी है राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ करके, और टोटी किसने चोरी करी है प्रमाणित बता दिए। झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो झूठी पार्टी है, केवल झूठ बोल सकती है। अगर आप सरकार सत्ता में है, सच्चाई बताइए, क्या कर सकते हो वो बताइए। सवाल विपक्ष से करेंगे क्योंकि आप सरकार निकम्मे हैं, इसीलिए भगवान प्रभु राम के पीछे छुप जाते हैं। आप तो रावण हो, आप वो बाउंड्री लाइन पे बैठे हो, जैसे ही जनता इधर आएगी तो आप राम के पीछे छुप जाते हो। विश्व स्तरीय अस्पताल में उसका आप प्रमाणित बताइए ना, कहाँ टोटी हुई, चोरी हुई, किसने टोटी चोरी की, और आपको पैसे को क्यों नहीं वसूल करता है? जनता की गाड़ी कमाई थी अगर उस टोटी में, तो असल टोटी चोर तो आप हो, जनता को पैसा नहीं दिला पा रहे हो। खाने वाले देने की बात हो या तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ही ताबूत पे दलाली खाने वाले अगर से काम करती है। टोटी पर बात घर भी करेंगे। बने, गरीब का कुटिया की रक्षा हो और खेत में सो रहे किसान के खटिया की रक्षा हो, और बटन ऐसा जनता दबाती है कि उनके बेटे और बिटिया की रक्षा हो, तो स्वाभाविक सूरज जी देखिए सवाल से कितना बढ़िया तरीके से भाग ठीक है, गए। ठीक है, ठीक है। केवल आरोप लगा करके ठीक भाग है। गए। सवाल क्योंकि सरकार में बैठे हैं, जवाब इनको देना है, लेकिन चाहते क्या है, समाजवादी पार्टी जवाब दे, कांग्रेस पार्टी चलिए, जवाब शुक्ला दे, जी, आम शुक्ला जी, आदमी शुक्ला जी, पार्टी ठीक है, जवाब शुक्ला जी, दे, मेरी बात- गठबंधन जवाब दे, लेकिन एनडीए गठबंधन कभी जवाब ठीक है, नहीं शिवम शुक्ला जी, शिवम शुक्ला जी, शिवम शुक्ला जी, शिवम शुक्ला जी, एक और बात, एक बात और लेकर आप ही के पास आ रहा हूं। शिवम शुक्ला जी, एक और बात, हालांकि सवाल जो मैंने पूछा था उसका स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन एक और बात, जैसे कि अभी चर्चा के दौरान एक बात सामने और आई थी, अमित जी ने भी जो बात कही थी कि केवल एक ही चेहरा, एक ही नाम है, सेकंड लाइन नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, और जैसा कि यश जी ने भी कहा था कि सूरज भाई ये जी, खुद निकम्मे, ये खुद बोलते हैं 150 करोड़ की आबादी में केवल नरेंद्र मोदी जी है कि ये खुद निकम्मे, ये तो बैठे हैं केवल वही टाइम बात पास लेके करने जा रहा हूं के लिए। कि यदि बात है मध्य प्रदेश में आया कि शिवराज के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, मोदी चेहरा होंगे, लोकसभा चुनाव में मोदी चेहरा होंगे, दुनिया के सबसे बड़े नेता। अपनी जी, स्वीकारिता है, हमारे पास प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व है हाँ। जिसकी सिर्फ देश में नहीं अपनी विश्व के स्तर पर स्वीकारिता है, तो उनको आगे करके चुनाव लड़ते हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर वह मुद्दा वह आता है, वह लोग भी राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ करके देख ले, हाँ। क्यों उनको बार बार मुक्ति खानी पड़ती है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये समझना चाहिए हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी नहीं है, जेपी नड्डा जी नहीं है, राजनाथ सिंह जी नहीं है, नितिन गडकरी जी नहीं है, हाँ। पूरा एक श्रृंखला नेतृत्व है हमारे यहाँ पर। अरे जरा अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जसवंत सिंह जी, थोड़ा इन्हें भी याद कर लीजिए। शुक्ला जी थोड़ा इनको भी याद कर लीजिए। ये बेचारे रथ यात्रा लिए पूरे जीवन भर घूमते रहे और ललकता रहे, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे राष्ट्रपति बना दो। जरा मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिंह जी, अडवाणी जी का भी जरा याद कर लीजिए कि सारे देश में अगर कोई देश चला रहा है तो वो मोदी चला रहा है, तो मोदी जी की गणना भाजपा खत्म कर देगी और आप सब समाप्त हो जाओगे और आपका अपना घर का नाम जो है मोदी रखना पड़ेगा। चलिए शिवम जी बिल्कुल सीधा सवाल, शिवम जी बिल्कुल सीधा सवाल और सीधे जवाब की उम्मीद करता हूं। एक शब्द में, क्या चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं? देखिए स्वाभाविक तौर
तौर पर हमारा संगठन और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है एक दूसरे मेरा के सवाल पूरक है। मेरा शिवम जी बिल्कुल सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल कि आपका जो नारा है अब की बार मोदी सरकार, तो क्या अब की बार भाजपा सरकार नहीं है? आप जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सीता के बिना राम का अस्तित्व नहीं है, राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अरे भाजपा सरकार समाप्त हो चुकी है, भाजपा शब्द समाप्त हो चुका है, तो बस मोदी सरकार रह गई है। आपका एक महत्वपूर्ण भाग होती है इस देश में हिस्ट्री में ठीक है, जिसमें व्यक्ति विशेष होता है वो आने वाले समय में समाप्त होता है। भाजपा खत्म समाप्त हो चुकी है, फिर मोदी जी बचे। ठीक है अमित जी, चूंकि समय की सीमा है और कम शब्दों में अपने प्रश्न का उत्तर चाहूंगा डॉक्टर परमिंदर कौर जी आपसे कि बात जो तमाम चीजों के मुद्दों की बात हो रही है, जैसा अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की जो भी रीति नीति होगी वो गठबंधन के रूप में होगी, गठबंधन की जो रीति नीति उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन तब भी मुद्दों की बात करें, क्योंकि अभी कुछ समय तक पहले हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने ईडी पर सवाल उठाए हैं, सीबीआई पर सवाल उठाए हैं, तमाम गतिविधियां जो हुई हैं, कार्यवाही जो हुई है उस पर सवाल उठाए हैं। क्या इन मुद्दों को लोकसभा चुनाव में भुनाएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और जब राम राज्य की कल्पना होती है तो राम राज्य का सही मायना और मीनिंग क्या है, जब बेसिक मूलभूत सुविधाएं हमारी जनता को मिले, एक ऐसे समाज की हम कल्पना करते हैं जहां सभी खुशहाल हों, तभी राम राज्य आएगा, हमारा ऐसा मानना है जी। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य के सकारात्मक परिणाम सामने हो, और वो राम राज्य, क्योंकि कहा भी जा रहा है कहीं ना कहीं तो कि मुझे तो बस राम राज्य ही चाहिए, राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, तमाम चीजें वर्तमान में इस प्रचलन में है और आपकी भी वही मीमांसा है, वही इच्छा है कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो और राम राज्य की तरह सभी सुखी रहें। यश भारती जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के। देखिए सूरज जी, मजबूत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि सारी पार्टियां चुनाव लड़ें, जनता का जो वोट का अधिकार है उसका बेहतर विकल्प के तौर पे अच्छा इस्तेमाल हो सके। ये तभी संभव है जब एक अच्छे तरीके चुनाव, लेकिन अगर टू पार्टी सिस्टम में या केवल यही कि देश में एक ही व्यक्ति योग्य बाकी सब अयोग्य, अगर इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना यही है, इसीलिए हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को और जो नीतियां हैं केवल चुनावी मोड तक सीमित रखने वाली, उनको खत्म करना चाहते हैं। चलिए, यही प्रश्न बहुत कम शब्दों में उत्तर की अपेक्षा करता हूं अमित जी आपसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र को खतरा है? देखिए सूरज जी, किसके शासन में क्या खतरा है प्रश्न उसका नहीं है। अभी हिंदू खतरे में है, तो हिंदू खतरे में, आज प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो देश हिंदू और देश कहां से खतरे में आएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज इन मुद्दों सर जो आने वाला समय का चुनाव है वो महंगाई पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, अत्याचार पर होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पर होना चाहिए, किसानों के हित के लिए होना चाहिए? जब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी देश के उन कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर देश को भटकाने का काम करेंगे। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं अंधकार का। चलिए विलक्षण जी, बात आ रही है कि ये महंगाई की बात, ये बेरोजगारी की बात और ये तमाम चीजों की बात, क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के अलावा कोई और बात होने वाली है? बिल्कुल, डेफिनेटली महंगाई। और देखिए, महंगाई एक चीज़ हमेशा समझ लेनी चाहिए कि जो लोग प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके लिए मुद्दा महंगाई का तो हमेशा ही रहा है। आज इन्फ्लेशन रेट मतलब पहले के मुकाबले बहुत जबरदस्त स्तर पे पहुंचने वाले, और जिस तरह का वर्ल्ड सिनेरियो भी बढ़ रहा है उस हिसाब से इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। आप इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर देख लीजिए, आप आने वाले हाउसिंग क्रंच के ऊपर देख लीजिए, आप आने वाली इंडस्ट्रीज में डिप देख लीजिए। धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स हमारे लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करप्शन को रोक पा रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है? आज हम कहते हैं कि हमने नेशनल हाईवेज बनाए, लेकिन उनमें पॉटहोल्स भी निकल जाते हैं। यहां पर पॉइंट यही है कि मैंने कहा ना, मुद्दों की कमी नहीं है, पॉइंट इस मुद्दों को कौन कह रहा है और कैसे उस बात को रेलेवेंस बनाना है। पूरी की पूरी राजनीति इसी पे फोकस करती है, और आखिर में जाके लोकसभा के लिए दोनों ही पक्ष और विपक्ष के लिए यही रेलेवेंस हो जाएगी कि कैसे भाजपा राम मंदिर और आने वाले समय में कश्मीर को रेलवे लाइन से कनेक्ट करना एक मुद्दा, उसके बाद आगे बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसरो साइंस में, उसको वो मुद्दा बना सकते हैं। तो विपक्ष के बाद सामने महंगाई, करप्शन और अलग अलग तरीके की एक्टिविटी, संवैधानिक चेंजेस भी एक मुद्दा है। कौन अपनी बात बेहतर पहुंचा पाता है जनता तक, जनता डिसाइड करेगी और अल्टीमेटली वही वर्डिक्ट होगा। बिल्कुल, जनता सर्वोपरि है और जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां मुद्दों की बात कर रहे हैं, वहीं राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वहीं तैयारियों की बात कर रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के तहत काम चालू कर दिया है, और विपक्षी गठबंधन की बात करें तो
उनके बीच अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो लोकसभा के चुनाव के मैदान में कब और कैसे उतरने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। अमित शर्मा जी, डॉक्टर परमिंदर कौर जी, यश भारती जी, विलक्षण सक्सेना जी और शिवम शुक्ला जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बात हो रही लोकसभा चुनाव की, बात हो रही मिशन 2024 की, और टारगेट 29 मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी अपने फोकस लेकर के कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें इस बार 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं। अब 18वीं लोकसभा की तैयारी के लिए अन्य दलों की जो तैयारियां वो कब मैदान में दिखेंगी और साथ ही उनका जनता के बीच में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर विपक्ष जाने वाला है और क्या राम मंदिर के आगे दूसरे मुद्दे चल पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।